हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। और आज हमको पढ़ना है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, यानी कि जो दूसरे जीव जंतु होते हैं उनके अंदर कैसे सांस लेते हैं। हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे उसमें रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। इसके पहले अगर हम देखें तो हमको ये फिगर दिखाई दे रहा है और इस फिगर में एक बच्चा जो है वो पतली सी स्ट्रॉ से इस टेस्ट ट्यूब में रखे लाइम वाटर में वो है एयर को ब्लो कर रहा है, यानी हवा को फूंक रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि जो लाइम वाटर होता है उसके साथ एक खासियत उसकी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि सफ़ेद रंग का, दूधिया रंग का एक लिक्विड बनाता है। तो जब इसमें सांस फूंकी जाती है तो हमको पता है कि हमारी सांस में भी जो एक्सहेल्ड एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, यानी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जब हम हवा ब्लो करेंगे इस लिक्विड के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करेगी और लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, मिल्क के कलर का। तो इस बात से ये पता चलता है इस टेस्ट से कि लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारी सांस से जो निकलने वाली गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी मात्रा पाई जाती है। तो एक तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। इसके नीचे एक बॉक्स दिया गया है। अगर इस बॉक्स को हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर में दिया गया है। यानी जब हम सांस को अंदर लेते हैं, हम सांस अंदर खींचते हैं तो जो हवा बाहर है हमारे एटमॉस्फेयर में वही हवा हमारे सांसों के रास्ते से अंदर भी जाएगी। तो बाहर हमको पता है एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। तो इनहेल्ड एयर में अंदर जो सांस लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन हमारे लंग्स तक पहुँचती है, यानी कि जो हवा पहुँचती है उसमें 21% ऑक्सीजन होता है। इसी तरह से जब हम हवा को बाहर छोड़ते हैं यानी एक्सहेल करते हैं तो इस एक्सहेल्ड एयर में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज होता है वो 16.4% होता है। ठीक है, तो इनहेल्ड एयर में 21.0% और एक्सहेल्ड एयर में 16.4%। अगर हम इसको डिफरेंस करेंगे तो पता चलेगा कि लगभग 4.6% एयर जो है वो बॉडी के अंदर ही कंज्यूम हो जाती है। 4.6% ऑक्सीजन बॉडी के अंदर ही रुक जाता है, यानी कि वो ब्लड में चला जाता है। तो इसका मतलब इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है और एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन कम है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारी बॉडी के अंदर इस्तेमाल होता है, वही हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर फ्लो हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन का डिफरेंस हो गया। लगभग 4.6% ऑक्सीजन हर सांस में बॉडी के अंदर रुक जाती है। इसी तरह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखें तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.04% पाई जाती है बाहर एटमॉस्फेयर में। लेकिन जब हम सांस अंदर लेते हैं तो यही 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर जाती है, लेकिन निकालते समय 4.4% हो जाती है। इसका मतलब लगभग 4.4% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारी बॉडी के अंदर से बाहर निकलती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ही कहीं पर ये जनरेट होती है। और कहाँ जनरेट होती है? तो रिस्पायरेशन वाली प्रोसेस में शुरुआत में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है हमारी बॉडी के अंदर। तो यही बनी हुई जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारी बॉडी से बाहर निकलती है। तो ये जो है टेबल इस बात को बताता है कि ऑक्सीजन जो शरीर के अंदर जाती है वो रुक जाती है कुछ मात्रा में और वो यूज़ हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बॉडी के अंदर बनती है तो बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल आती है। तो ये दोनों प्रोसेस है। इसके बाद हमको पढ़ना है ब्रीदिंग इन अदर एनिमल, यानी दूसरे जानवरों को में सांस कैसे वो लेते हैं। तो आइए इसको देखते हैं दूसरे जानवर कैसे सांस लेते हैं। अरे बाप रे बाप।
तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कॉकरोच की, देखिए कॉकरोच की बात करते हैं। कॉकरोच की बात करेंगे तो कॉकरोच आप सभी ने देखा ही होगा, ठीक है ना। हमने बहुत सारे जानवर देखे हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं, तो इसमें कॉकरोच का देखिए यहाँ फोटो दिया गया है। और ये कैसे ब्रीथ करते हैं, तो इनमें जो है बॉडी के साइड में, यानी इनकी जो बॉडी का साइड है उसमें छोटी छोटी ओपनिंग पाई जाती हैं। इन ओपनिंग्स को स्पाइरिकल्स बोला जाता है। तो इनकी बॉडी के साइड में छोटी छोटी ओपनिंग पाई जाती है। इस छोटी छोटी ओपनिंग को स्पाइरिकल्स बोलते हैं। स्पाइरिकल्स इनकी बॉडी के अंदर अगर आप देखिए तो ये ट्यूब जैसी संरचना यहाँ दिखाई दे रही है। तो इनकी बॉडी के अंदर ढेर सारी ट्यूब जैसी संरचनाएं होती हैं। इनकी ओपनिंग यही स्पाइरिकल्स होती है। जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी ओपनिंग क्या होती है, हमारा माउथ होता है या हमारा नोज़ होता है। तो नोज़ से होते हुए नॉस्ट्रिल से होते हुए नॉस्ट्रिल्स हमारी ओपनिंग है। ऐसे ही इनमें बॉडी के साइड में जो छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं उनको बोलते हैं स्पाइरिकल्स। और इसके अंदर एयर की ट्यूब्स होती हैं जिनको बोलते हैं ट्रैकी। तो एयर की ट्यूब हैं जिनको ट्रैकी बोलते हैं। और ये एयर ट्यूब जो है वो गैस एक्सचेंज में मदद करती हैं। और गैस एक्सचेंज में कैसे मदद करती हैं, तो ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो स्पाइरिकल से होते हुए ट्रैकियल ट्यूब्स में जाता है। ये जो ट्यूब्स हैं उसमें जाता है और ट्यूब्स से वो बॉडी के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज कैसे हो जाता है, तो ट्रैकियल ट्यूब्स हैं उनके बगल में ब्लड की ट्यूब्स रहती हैं और इन ट्रैकियल ट्यूब से इस ब्लड की ट्यूब में ये ऑक्सीजन जो है वो आर पार चला जाता है। इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ये डिफ्यूज हो जाता है यानी कि वो एयर ट्यूब से ब्लड में चला जाता है और उससे एक एक सेल तक पहुंचता है, बॉडी के हर सेल तक पहुंचता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सेल से आती है ट्रैकियल ट्यूब्स में और ट्रैकियल ट्यूब से आ जाती है स्पाइरिकल से, स्पाइरिकल्स को बाहर निकाल देता है। तो ये जो ट्रैकियल सिस्टम होता है ये केवल इंसेक्ट में पाया जाता है, कीड़े मकोड़ों में सभी प्रकार के पाया जाता है, ठीक है ना। और किसी जानवरों में नहीं पाया जाता है। तो जो आप कीड़े मकोड़े देखते हैं उसमें यही ट्रैकियल सिस्टम है, सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए। तो ये कीड़े मकोड़ों के अंदर ट्रैकियल सिस्टम है। इसमें इस ओपनिंग को स्पाइरिकल्स बोलते हैं और ट्यूब्स को ट्रैकी बोलते हैं और इसी के माध्यम से एयर का एक्सचेंज होता है। आगे चलते हैं अर्थवर्म में। तो अर्थवर्म यानी कि केचुआ जिसको हम कहते हैं, ये अपनी स्किन से ही रिस्पायरेशन का काम करता है। इसकी स्किन मॉइस्ट होती है यानी कि नम होती है और इसकी स्किन से होते हुए ही गैसेज अंदर या बाहर जा सकती हैं। तो मान लीजिए कोई केचुआ है, आपने देखा ही होगा, ऐसा ऐसा करके होता है। इसकी स्किन से होकर के गैस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर जाती है। तो इस तरह से अर्थवर्म जो है वो करता है रिस्पायरेशन। ब्रीदिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर ब्रीदिंग कैसे होती है, तो आपने मछलियों को देखा होगा। मछलियों के आँख के पीछे की ओर यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। पिए नहीं है अभी, इसको गिल्स कहते हैं। गिल्स जो है वो गिल्स से होकर के वाटर अंदर जाता है और वाटर अंदर जाता है तो गिल्स के अंदर ब्लड की वेसल्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो होता क्या है कि पानी से होकर के ऑक्सीजन ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर आ जाती है और बाद में ये मुंह से पानी पीती हैं, पानी को खींचती हैं और गिल्स से बाहर निकालती हैं। मछलियाँ लगातार मुंह से पानी को खींचती रहती हैं और गिल्स से बाहर निकालती रहती हैं और गिल्स में ही एक्सचेंज होता है गैसेस का। यानी गिल्स के अंदर जो गैसेस हैं वो पानी से होकर के ऑक्सीजन जो है वो इनके ब्लड में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से इनके वाटर में आ जाती है और ये फिर गिल से बाहर निकाल दिया जाता है।
तो इस तरह से स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन जिसको गिल कहते हैं, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मदद करता है मछलियों में। और दूसरे जानवर कैसे रिस्पायर करते हैं, तो जैसे अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स क्या रिस्पायर करते हैं, तो हाँ प्लांट रिस्पायर करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस से आती है। स्टोमेटा से होते हुए रिस्पायरेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। लेकिन अगर हम बाकी दूसरे सेल की जगह पर प्लांट की रूट सेल को ले लें, तो रूट की सेल में हम सभी को पता है कि वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो रिस्पायरेशन भी नहीं होती है। तो वास्तव में क्या होता है, तो जो ये रूट होती है वो डायरेक्ट आसपास की सॉइल से एयर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि एयर पाई जाती है सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में, यानी मिट्टी के कणों के बीच में जो पानी जो गैप होता है उसमें जो हवा होती है उसको ये रूट हेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस तरह से रूट हेयर जो है वो करता है रिस्पायरेशन का काम। फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है पत्तियों में, वो इन रूट्स तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे ये रूट्स जो हैं वो अपना ग्रो करने का काम और एनर्जी जनरेट करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन इनको चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो ऑक्सीजन वो अपने आसपास के सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये देखिए रूट हेयर है, रूट हेयर जो है वो आसपास के सॉइल से एब्जॉर्ब कर ले रहा है एयर को, और इस तरह से फिर वो अपना एनर्जी जनरेट करते हैं और अपना ग्रो करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग जानवरों में किस तरह से रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, ह्यूमन में किस तरह का रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। इस तरह से आपका ये रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 3 आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो, वीडियो में बताई गई बातें समझ में आती हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप वहाँ वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।